हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। पिछले वीक में हमने एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है मेरे भाई। अपना जो अभी क्लास 9th का साइंस का बैच जो चल रहा है, वॉरियर बैच के नाम से, है ना? ठीक है। इसमें हमने साइंस का एक चैप्टर वन हमने पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब मैं अगली चैप्टर पे चलता हूँ, ठीक है। अगला जो मेरा चैप्टर है उसके ऊपर मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला आप पूरा प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। रिवीजन करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन आपको याद नहीं रहेंगे, इसीलिए आप प्रॉपर रिवीजन करो। और एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लगाओ, आपको इजिली सब कुछ क्वेश्चन बनेंगे, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आज का जो मेरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर मेरा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो सबसे पहले मैं आपको शुद्ध के बारे में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो, आम भाषा में शुद्ध मतलब क्या होता है? शुद्ध मतलब होता है बिना मिलावट। शुद्ध मतलब क्या होता है? बिना मिलावट। कोई भी ऐसा चीज जिसमें कोई दूसरा चीज ना मिला है वो क्या कहलाता है मेरे भाई? शुद्ध कहलाता है, ठीक है भाई। चलो, अब बताओ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ दूध का। किसका एग्जांपल ले रहा हूँ? दूध का। आप खुद बताओ, ये जो दूध है, क्या दूध मेरा शुद्ध है? ये जो क्या मेरा दूध शुद्ध है? तो मैं बता दूं आपको, दूध मेरा शुद्ध नहीं है। दूध मेरा क्या है? शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो, क्योंकि ये जो मेरा दूध है, ये दूध है, क्या है? दूध है। दूध में कैसा रहता है? दूध में मेरा वसा रहता है, प्रोटीन रहता है, और जल रहता है, और भी चीज रहती है, केसीन रहती है, बहुत कुछ रहता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बताओ कि शुद्ध किसे कहोगे जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो। लेकिन यहाँ पे जो आप दूध देख रहे हो, दूध में अकेला दूध थोड़ी ना है, इसमें वसा भी है, प्रोटीन भी है, जल भी है, केसीन भी होते हैं। इसीलिए यह क्या है? यह क्या है? शुद्ध पदार्थ नहीं है। यह मेरे भाई क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। क्या कहला जाते हैं? ये मिश्रण कहला जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? मिश्रण किसे कहते हैं? एक शॉर्ट भाषा में देखो, मिश्रण को मैं आगे डिटेल में पढ़ूंगा। एक ही प्रकार के कण नहीं है, क्योंकि इसमें जो है, इसके जो कण है एक प्रकार के नहीं होते, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो, यहाँ पे लिखा है विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ क्या होता है? एक ही प्रकार के कणों से बने हुए, एक ही प्रकार के कणों से बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे भाई परिभाषा लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही एक ही प्रकार के कणों कणों से मिलकर से मिलकर बने बने पदार्थ बने पदार्थ को क्या कहते हैं मेरे भाई? शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ कुछ और एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझो, है ना। आपने यहाँ देखा शुद्ध, ये दूध क्या है? वो शुद्ध तो पदार्थ है नहीं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं लोहा का, ठीक है। लोहा तो आपने देखा है, लोहा, सॉरी, लोहा आपने देखा है, लोहा देखा है। लोहा का संकेत होता है Fe। लोहा का संकेत क्या होता है मेरे भाई? Fe। आपको मैं बता दूं, अगर ये मान लिया जाए एक लोहा का टुकड़ा, आप यहां से उठाओ, चाहे आप यहां से लो, चाहे आप यहां से लो, चाहे आप पूरा ले लो, ठीक है। इसमें जो होंगे हर एक जगह Fe का ही कण होगा, मतलब लोहा का ही कण होगा, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत? शुद्ध पदार्थ में हम उसे कहते हैं जिसमें हर एक जगह एक ही प्रकार के कण हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कण ना हो, ठीक है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं आप शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया होगा आपको। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। और मैं एग्जांपल दे दूं, अगर आपने सोना देखा होगा, ठीक है, सोना, जिसका संकेत क्या होता है? Au। सोना का संकेत क्या होता है? Au, ठीक है। शुद्ध पदार्थ के नीचे में आप एग्जांपल में लिख सकते हो Fe Au, ठीक है। अब बताओ, सोना जो होता है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। तो सोना अगर 24 कैरेट का है, तो किसी, अगर मान लिया ये सोना का टुकड़ा है, ये सोना का टुकड़ा है, तो आप यहां से लो, चाहे ये टुकड़ा ले लो, या ये ले लो, कुछ भी, ये ले लो, या पूरा का पूरा टुकड़ा ले लो, सब क्या होंगे? वो जो होंगे वो होंगे शुद्ध लोहा ही होगा उसमें। क्या होगा? सॉरी, शुद्ध सोना ही होगा, शुद्ध सोना ही होगा उसमें, ठीक है। तो शुद्ध और अशुद्ध आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो मैं बताता हूं पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को वर्गीकरण हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेरे भाई शुद्ध पदार्थ, और एक होते हैं मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ, ठीक है, इसका जो है नियत संगठन जो होता है क्या होता है? फिक्स होता है। इसका संगठन क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अनियत अनियत संगठन होता है, इसका नियत संगठन होता है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तत्व और एक होते हैं यौगिक। तत्व को हम कहते हैं कंपाउंड, सॉरी, एलिमेंट, और यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ रहे होंगे। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांगी, है ना, और एक होते हैं विषमांगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिश्रण होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमने कुछ टिप्स लिखा शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। परिभाषा भी हमने यही लिखा था शुद्ध पदार्थ का, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब मैं आपको लग रहा होगा कि मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ, चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि आप अपने एग्जाम में आपको रटा हुआ चीज नहीं लिख पाओगे आप, इसीलिए मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ, आपको रटना ना पड़े, चीजों को आप अच्छे से समझो, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं अब आगे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थ में आपको शुद्ध पदार्थ में भी तीन कैटेगरी होती है, ठीक है। पहला होता है मेरा धातु, एक होता है मेरा अधातु या नॉन मेटल, और एक होता है उपधातु, ठीक है मेरे भाई, मेटेलॉइड, ठीक है। अब देखो धातु हम किसे कहते हैं, सबको अब परिभाषा मैं आगे आपके लिए लिख के लाया हूं, पहले यहाँ शॉर्ट में समझो पहले, ठीक है। धातु किसे कहेंगे, जो चमकीले हो, जो विद्युत का सुचालक हो, जो आघातवर्धी हो, और जो तन्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप भाई मेरे बात सुनो, धातु जो है ये तत्व का ही हिस्सा है। तत्व का एक क्या होता है, तत्व के अगर हम प्रकार करते हैं उसमें एक हो जाता है धातु, एक हो जाता है अधातु, और एक हो जाता है उपधातु, ठीक है। तो धातु किसे कहेंगे, वह तत्व जो चमकीले हो, विद्युत तथा उष्मा का सुचालक हो, जो आघातवर्तिता तथा तन्य हो, आघातवर्तिता हो, और जो तन्य हो। तन्य किसे कहते हैं, जिससे आप पतले तार बना सकते हो, जिसे पीट पीट कर आप क्या कर सकते हो, जिसे खींचकर आप पतले तार बना सकते हो, ठीक है। आघातवर्तिता किसे कहते हैं, जिसे पीट पीट कर आप चादर नुमा संरचना बना सकते हो, उसे हम आघातवर्तिता कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है सोना, लोहा, आप चांदी भी लिख सकते हो, ठीक है। आप सोडियम भी लिख सकते हो, आप एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब मेरे भाई क्या है, ये सब मेरा धातु है। अधातु किसे कहते हैं, तो वह तत्व, वह मैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर मतलब इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए आप वीडियो एक बार दो बार देखो, है ना, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन आगे मैं सब कुछ का परिभाषा लिख दिया हूँ डिटेल में, ठीक है। परेशान मत होना, देखो पहले अधातु हम किसे कहते हैं, अधातु कहते हैं वह तत्व जो क्या हो, चमक रहित हो, मतलब क्या हो, जो चमकीला ना हो, जो विद्युत का क्या हो, कुचालक हो। सुचालक मतलब होता है जिससे उष्मा और विद्युत पास हो पाए, कुचालक मतलब होता है जिससे विद्युत और उष्मा पास ना हो पाए। भंगुर मतलब क्या होता है, जो क्या हो, भंगुर हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। मतलब जो चमकीला नहीं हो, जो विद्युत का कुचालक हो, तथा जो भंगुर हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, ठीक है। भंगुर किसे कहते हैं, अगर पीटोगे तो वो चकनाचूर हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं, ठीक है। कुचालक मतलब जिससे विद्युत धारा या उष्मा पास ना करे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कभी कड़ाही कड़ाही लोहिया तो आपने देखा होगा, कड़ाही जो होते हैं अपने घर में अपनी मम्मी जो यूज करती है कड़ाही, ठीक है। जब वो आग पे चढ़ाते हो तो क्या देखते हो, आग तो आपने यहाँ पे देते हो, नीचे में आप क्या करते हो, आग देते हो, लेकिन ये जो कड़ाही का हैंडल होता है ये भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये धातु का बना होता है, किसका बना होता है, धातु का बना होता है, ठीक है। और धातु क्या करता है, उष्मा का चालन करते, तो आपने यहाँ पर अगर हिट दिया, आपने यहाँ पर हिट दिया, तो ये हिट क्या करते, गमन करते करते यहाँ तक भी पहुंच जाता है मेरे भाई। इसीलिए क्या होता है, ये हैंडल भी गर्म हो जाते, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। अधातु में एग्जाम्पल याद रखेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ये सब आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है मेरे भाई। चलो मैं उपधातु के ऊपर और चलता हूँ, ठीक है। उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु के बीच का गुण पाया जाए उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप दो याद रखना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टिलूरियम, प्लूरियम, सब कुछ है, मैं आगे लिखा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, अधातु में एक अपवाद आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, अपवाद। अपवाद में क्या याद रखना है, आयोडीन। आयोडीन आयोडीन क्या होता है मेरे भाई, आयोडीन चमकीला होता है, ठीक है। कुचालक में एक अपवाद याद रखोगे, अपवाद आप क्या याद रखोगे, इसमें आप एक अपवाद याद रखोगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होते हैं, ग्रेफाइट मेरे क्या है, अधातु है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। सब कुछ डिटेल में लिखा है, आपको ये सब नहीं लिखना है यहाँ पे। आप फेयर अगर करते हो मेरे भाई तो ये सब मत लिखना, ठीक है। बस यहाँ पे आप चीजों को समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है पारा, पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, तो पारा, ठीक है। कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन सा है, तो ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। ठीक, तो आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और याद रखना जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, यही आपको क्लास 10th में भी मिलेंगे, तो इसीलिए आप यहाँ ढंग से पढ़ो, ठीक है। अब हम चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने धातु अधातु सब कुछ देख लिया, अब एक बार क्या करते हैं, इसके मेरे भाई परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। धातु किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है वो तत्व
क्या लिखा है हमने, वो तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, चमकदार होते हैं तथा पीटने पर पतली चादर, जिसे हम आघातवर्ता कहते हैं, है ना, और खींचने पर तार बन सकता है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु के गुण में याद रखोगे क्या होता है, चमक में याद रखोगे धातु चमकदार होते हैं, तन्यता में याद रखोगे इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, आघातवर्धता में याद रखोगे इसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, उष्मा एवं विद्युत की चालकता में क्या लिखोगे, धातु उष्मा एवं बिजली की अच्छी चालक होती है ना, उष्मा एवं विद्युत लिखो या बिजली लिखो, है ना, विद्युत लिखो या बिजली लिखो एक ही बात है, ठीक है। और और जो इसमें याद रखो धातु पर चोट मारने पर क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि, ठीक है, ध्वन्यात्मकता, है ना, साउंड जो है इसको पीटने पर साउंड की आवाज आती है, ठीक है मेरे भाई। अब धातु के बाद आप आपको यहाँ चलते हैं अधातु के ऊपर, ठीक है। अधातु किसे कहते हैं याद रखोगे, याद रखना है तो रख सकते हो। क्या याद रखोगे, वे तत्व जो उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते या कुचालक होते हैं, चमकदार नहीं होते तथा जिन्हें पीटकर पतली चादर या खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ये सब कुछ हमने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूं अधातु के गुण। अधातु के गुण में क्या लिखोगे याद, चमक और चमक का अभाव। अधातु में क्या चमक का अभाव होता है, ऐसे लिखोगे। अधिकांश अधातु क्या होते हैं, चमकदार नहीं होते। लेकिन अपवाद आप याद रखोगे मेरे भाई, अपवाद में क्या याद रखोगे, अपवाद में याद रखोगे आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। भंगुरता, है ना, ठोस अधातु पीटने पर क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं ना, ये उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, खराब चालक होते हैं, ये बोलो या कुचालक बोलो एक ही बात है। तन्यता एवं आघातवर्धता का अभाव, इसे तार या चादर में नहीं बदला जा सकता, ठीक है। और धात्विक गुण, सॉरी, इसमें जो है इन पर चोट करने पर ध्वनि की आवाज नहीं आती, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। उपधातु किसे कहते हैं, है ना, ठीक है। उपधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जिन्हें धातु और अधातु दोनों के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, ठीक है मेरे भाई, या मेटेलोइड कहते हैं। आप यहाँ पे अधातु के हमने गुण में लिखा है, इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ये प्रायः अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। कुछ उपधातु चमकदार होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं, विद्युत का सीमित चालन करते हैं, ठीक है। उदाहरण याद रखोगे आप, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलूरियम, प्लूरियम, ठीक है। मैं आगे आपको सब कुछ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अभी आपने जो पढ़ा है उपधातु, तो यहाँ पे उपधातु के हमने नाम लिख दिए हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलूरियम, पोलोनियम, ठीक है। संकेत याद रखोगे, बोरोन को हम केमिस्ट्री में बी से दिखाते हैं, सिलिकॉन को एसआई, जर्मेनियम को जीई, आर्सेनिक को एएस, एंटीमनी को एसबी, टिलूरियम को टीई, पोलोनियम को पीओ, ठीक है। जब जब मैं संकेत बताऊं आपको, तब तक आप क्या करोगे, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे, ताकि आप उसे रिवीजन करो, क्योंकि आपको क्लास 10th में ये सब आते हैं मेरे भाई, इसीलिए 9th में तो आएंगे ही और 10th में भी आएंगे, इसीलिए आप इसे क्या करोगे, फेयर में नोट करोगे, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने धातु और अधातु में अंतर लिख दिया है, ठीक है। याद रखना ये जो अंतर है भौतिक गुण के आधार पर है, किसके आधार पर है, भौतिक गुण के आधार पर है, गुण के आधार पर, किसके आधार पर है, भौतिक गुण के आधार पर है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा गुण, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे धातु और अधातु, ठीक है। एग्जाम में आप ये ना भी लिखोगे चलेगा, लेकिन आप ये तो लिखना ही कंपलसरी, ठीक है। ये लिखोगे, धातु समानतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है, लेकिन अपवाद याद रखोगे, पारा जो द्रव में रहता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ पीछे आपको। अधातु ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चमक में आप याद रखोगे, इसमें एक विशेष धात्विक चमक होते हैं, ये अक्सर चमकहीन होते हैं। अपवाद में याद रखोगे आयोडीन, अपवाद में क्या याद रखोगे आप, आयोडीन, क्या याद रखोगे मेरे भाई, अपवाद में याद रखोगे आयोडीन, ठीक है। अपवाद में क्या याद रखोगे, आयोडीन, ठीक है। चम ठीक। और चालकता में ये क्या चालकता में आप याद रखोगे, ये उष्मा और बिजली के सुचालक होते हैं, यह उष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद में याद रखोगे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता क्या, आप जो पेंसिल से लिखते हो ना, पेंसिल में जो वो रहते हैं ना काले कलर का बीच में, वही क्या है, मेरा ग्रेफाइट है, ठीक है। आघातवर्धता में याद लिखोगे आप, इसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। और इसमें क्या लिखोगे, ये भंगुर होते हैं, इसे पीटने पर टूट जाते हैं, ठीक है। तन्यता में क्या लिखोगे, ये खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, इन्हें तार नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, इन्हें टकराने पर गूंजने की आवाज पैदा होती है, इन्हें गूंजने वाली आवाज पैदा नहीं होती। घनत्व में याद रखोगे, इसका घनत्व घनत्व और गलनांक, घनत्व और गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनका घनत्व और गलनांक तुलनात्मक रूप से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लास 10th में भी पूछे जाते हैं, 9th में तो पूछे ही जाते हैं, इसीलिए आप इसे अच्छे से करोगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या है, आपने जो अभी पढ़ा था, मैं एक बार बता देता हूँ। पदार्थ, पदार्थ पे क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था शुद्ध पदार्थ, ठीक है, और एक पढ़ा था आपने अशुद्ध पदार्थ।
अशुद्ध, ठीक है। शुद्ध में आपने क्या पढ़ा था? शुद्ध में आपने पढ़ा, शुद्ध में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? तत्व। तत्व। और आपने क्या पढ़ा मेरे भाई? यौगिक, ठीक है। तत्व में भी हमने क्या क्या फर्दर हमें इसे डिवाइड किया? धातु, धातु, अधातु, धातु, अधातु और धातु, उप धातु में, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया? पदार्थ के बारे में हम पढ़ लिया। शुद्ध क्या होते हैं वो पढ़ लिया हमने, ठीक है। तत्व क्या है हमने वो पढ़ लिया। तत्व में जो धातु किसे कहते हैं वो पढ़ लिया। अधातु किसे कहते हैं वो पढ़ लिया। धातु किसे कहते हैं वो पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा? यौगिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? यौगिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक बार मैं इसे रफ करता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझा, तो मैं डायग्राम बना के, माइंड में बना के समझा दिया कि आपने अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अब आगे हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। चलो, मैं दिखाता हूं आपको। देखो, लिखा है यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है, यौगिक, ठीक है। आप कहोगे योग, ये छोड़ो पहले, देखो, दो या अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित, रासायनिक रूप से संयोजित, बात को ध्यान देना, दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा है मेरे भाई, को लिखना कैसे मैं आगे आपको डेफिनेशन दिया हूं, परेशान मत होना, ठीक है। आप इसे नोट करके एक बात मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, वो देखो, यौगिक के गुण उनके घटकों से पूरी तरह भिन्न होता है, ठीक है। यौगिक के गुण उसके घटकों से पूरी तरह भिन्न होता है। तो कैसे होता है वो, उसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हूं आपको, ऊपर देखो, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है मेरे भाई? जल बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, तो जल बनता है H2O बनता है, ठीक है। कैसे क्यों होता है ये मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, अभी बस के लिए आप याद रखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनते हैं? जल बनते हैं, ठीक है। सब कुछ के पीछे रीजन है, वो मैं आगे आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? ज्वलनशील होता है, इसमें तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है? जलने में सहायता करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में सहायता करता है, ठीक है। ऑक्सीजन जलने में क्या करता है? जलने में सहायता करता है। लेकिन इससे, मतलब ये जो है ज्वलनशील है और ये जलने में मदद करता है, और इन दोनों की अभिक्रिया से जो बनता है, क्या बनता है? जल बनता है। जल क्या करता है? आग को बुझाता है। तो आप खुद देखो, ये जो है जल है, ये जल मेरा क्या है? जल मेरा यौगिक है। क्या है जल मेरा? जल मेरा यौगिक है। जल क्या है मेरा? जल मेरा यौगिक है, ठीक है। लेकिन देखो, यौगिक के अवयव, ये जल जो H2O है, इसके अवयव क्या क्या सब है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन जो है क्या है? देखो, ज्वलनशील है। ऑक्सीजन क्या है मेरे दोस्त? ये क्या है? ज्वलने में, जलने में सहारा करता है। तो देखो, इनके जो घटक है, मतलब ये जो जल के घटक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके जो गुण हैं, ये यौगिक के गुण से भिन्न है। वही यहाँ पे लिखा है, यौगिक के गुण उनके घटकों से पूरी तरह क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब देखो, यौगिक आपने समझ गया, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको यौगिक के विशेषता, यौगिक आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यौगिक का परिभाषा आप लिख सकते हो, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, ठीक है। यौगिक की विशेषता में लिखोगे निश्चित अनुपात। पहला होता है निश्चित अनुपात, ये क्या होता है? इसमें लिखोगे आप, यौगिक में तत्वों सदैव एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या बात लिखा है हमने वो आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। अभी आपने पढ़ा, देखो, लेकिन अभी आप एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। H2O, ठीक है, ये जल है, ये क्या है? जल है, ठीक है। अब देखो, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? एक होता है। लेकिन हाइड्रोजन कितना है? दो है। इसे दो से आपने गुना कर दिया, ठीक है, अनुपात लगा दो। ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। आपको याद रखना है मेरे भाई, हाइड्रोजन का कितना होता है? एक होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। अब देखो, दो गुना एक, दो, अनुपात 16, जब इसे आप काटोगे, दो एक दो, दो अट्ठा 16, तो आप क्या देख रहे हो? वो एक अनुपात आठ के अनुपात में, इसमें एक अनुपात आठ के अनुपात में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं किसी जल में। यहाँ पे लिखा है, उदाहरण में हमने लिखा, पानी शुद्ध क्या होता है? H2O, चाहे किसी भी स्रोत से लिया जाए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार का अनुपात हमेशा कितना होता है? एक अनुपात आठ ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ठीक है। कार्बन की कितनी होती है? कार्बन का 12 होता है, ठीक है। कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? अभी हमने परमाणु द्रव्यमान 16, तो 16 दो है तो 16 दूना 32, काटो, चार तिया 12, चार अट्ठा 32,
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसी भी स्रोत से आपको मिले, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 3:8 होगा। इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको मैं बता दूं कि आपने क्या देखा, किसी भी यौगिक का अनुपात क्या है? निश्चित है, ठीक है। यौगिक का आप कुछ एग्जांपल देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एग्जांपल, मैं यौगिक का एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। H2O यौगिक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। HCl, H2SO4, HCl क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिकम। H2SO4 को क्या कहते हैं हम? सल्फ्यूरिकम। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अभी जितने काम के हैं उतने ही देखो, ठीक है। देखिए, नए गुणों का होना, नए गुणों का होना, इसमें लिखोगे यौगिक के गुण उनके अवयवों तत्वों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। मैं अभी आपको पीछे बताया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वही यहाँ पे हमने लिखा है। रासायनिक बंधन द्वारा निर्मित, यौगिक का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है, ठीक है। ये आपने देखा, समझा। H2 और O2 जो मिलते हैं, क्या बनाते हैं? H2O जो बनाते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। ये क्या बनते हैं? रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। ऐसे नहीं कि आप हाइड्रोजन ले लिया, हाथ में ऑक्सीजन ले लिया, दोनों आके मिल जाएंगे, आजा आजा मिल जाते हैं और जल बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ऐसा नहीं, हाइड्रोजन कहीं पे है, ऑक्सीजन कहीं पे है, कहेगा आ जाओ दोनों मिल जाते हैं और क्या करते हैं? जल बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया से बनता है, ठीक है। लिखा है रासायनिक विधि से पृथक्करण। लिखा है यौगिक को केवल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही उसके तत्वों से अलग किया जा सकता है, ठीक है। देखो, आपको मैं एग्जांपल, घर का एग्जांपल, अगर मान लिया जाए एक लड़का है और एक लड़की है। अगर पहले मान लिया जाए ये लड़का है, ये लड़का है और ये लड़की है, इनकी शादी हो गई। इससे पहले तो ये आजाद थे, लेकिन शादी हो गई, शादी हो गई, दोनों के बीच नहीं बन रहा है, तो अब दोनों क्या चाहेंगे? अलग होना चाहेंगे। तो अलग होने के लिए इतनी आसानी से तो अलग नहीं हो जाएंगे। कोर्ट जाओगे, केस चलेगा, है ना, सब कुछ प्रोसीजर के तरह तहत होगा। आप लड़का हो तो आपको क्या देना, आप लड़का हो तो क्या देना पड़ेगा? लड़की को मेंटेन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। इतने आसानी से तो नहीं होंगे, इतने आसानी से आप अलग नहीं हो सकते, इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं होता। तो ऐसे ही जब जल बन जाते हैं, कहने जब यौगिक बन जाते हैं, अगर आप चाहोगे इससे मैं हाइड्रोजन को अलग कर लूं और ऑक्सीजन को अलग कर लूं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रासायनिक प्रक्रिया के तहत ही आपको अलग करना पड़ेगा इसे, ठीक है। नियत, लिखा है नियत गलनांक एवं क्वथनांक। लिखा है प्रत्येक यौगिक का अपना निश्चित निश्चित मिल्टिंग पॉइंट, मतलब मिल्टिंग पॉइंट क्या कहते हैं? गलनांक। बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसे कहते हैं? क्वथनांक। सब कुछ हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो क्या होता है? निश्चित होता है। आप बताओ, जल का मिल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मतलब जल का जल का मिल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जमता कितने? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है। समान प्रकृति। लिखा है यौगिक का संगठन पूरे भाग में क्या होता है? समान होता है। पूरे भाग में समान होता है। H2O अगर मान लिया जाए एक जगह पे कहीं पे है, आप अगर यहां से ले लो इतना, कोई एक ग्लास ले लिया, कोई एक बाटी में ले लिया, किसी जगह कटोरा में ले लिया, कि आप हाथ में ले लेते हो, तो क्या होगा? H2O जो आपने लिया है, तो इसमें भी जो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 1:8 ही होगा। यहां पर जो निकाला गया है इसमें भी क्या होगा? 1:8 ही होगा। यहाँ जो निकाला गया वहां पर भी 1:8 ही होगा। यहाँ जो निकाले हो वहां पर भी अनुपात 1:8 ही होगा। आपको बस ये सब नोट डाउन करने, ये सब आपको जहां पे लगे कि इंपॉर्टेंट है वहां बस ऐड कर लो। उसके सिवा ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसे आपको नहीं ऐड करना, ठीक है। अब चलो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। यौगिक तक समझ गए। अब मैं आपको तत्व और यौगिक में अंतर बता देता हूँ, ठीक है। तत्व और यौगिक में अंतर मैं बता दूं। धातु धातु में अंतर देख लिया। यौगिक किसी क्या कहते, किसे कहते, समझ में आ गया। यौगिक की विशेषता समझ में आ गया। अब मैं उसका गुण के बारे में लिखा, सॉरी, तत्व और यौगिक में अंतर बता दो। तत्व एक साइड आप लिखोगे यौगिक, ठीक है। यह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। मैं बता चुका हूं आपको। यौगिक क्या होता है? ये शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या होता, बनता है, ठीक है। इसमें परमाणु समान होते हैं। तत्वों में क्या होते हैं? परमाणु समान होते हैं। देखा, इसमें इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक बंधन से जुड़ते हैं। अगला लिखा है इसमें गुण केवल उसी तत्व के होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मान लिया जाए तत्व क्या है? सोडियम है। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। तो Na जो है, Na से थोड़ा सा टुकड़ा अलग अलग क्यों ना कर लो, तो हर एक जगह जो होगा तो Na का ही गुण रहेगा, मतलब सोडियम का ही गुण रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है गुण अपने तत्वों से अलग हो जाते हैं। अभी आपने देखा जब H2 और O2 बन रहा था तो क्या बन जाता था? H2 ये क्या था? ज्वलनशील था, ये जलने में सहायता करता था, और ये क्या करता था? ये क्या आग को मिझाता था, ठीक है। तो आपने क्या देखा? इन दोनों का गुण जो है इनसे बिल्कुल भिन्न है कि नहीं है? तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये लिखा है केवल भौतिक विधि से पृथक किया जा सकता है, मतलब पृथक्करण मतलब अलग किया जा सकता है। लेकिन यौगिक क्या है? रासायनिक विधि से ही तत्वों से पृथक किए जा सकते हैं, ठीक है। आप जल से चाहोगे आप हाइड्रोजन को मैं अलग कर लूं, ऑक्सीजन को मैं अलग कर लूं, तो वो रासायनिक विधि से ही होंगे, ठीक है। आप याद रखेंगे तत्व में हाइड्रोजन जिसे हम संकेत H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, लोहा का Fe होता है, कॉपर कॉपर का Cu होता है, कॉपर की तांबा कहते हैं, ठीक है। आप यौगिक के एग्जाम्पल H2O, NaCl, NaCl को क्या लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड। आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड। CO2 को क्या कहते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसे नोट कर लोगे, ठीक है।
अब चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, आज आपने जो पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखो आपसे बनते हैं नहीं बनते, ठीक है। देखो लिखा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ दूध, रक्त, जल और मिश्र धातु, कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा था जल क्या शुद्ध पदार्थ, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? अशुद्ध मतलब जो कुछ ना कुछ मिलावट हो। तो आप देखो, सोडियम, सोडियम क्या है? सोडियम का संकेत होता है मेरे भाई Na, आप इसे नोट डाउन करोगे, ठीक है। सोडियम का संकेत होता है Na, ये क्या है? ये है मेरे धातु, ये क्या है? धातु, तत्व है, साथ ही साथ धातु है। हाइड्रोजन संकेत H, ठीक है। अमोनिया है ना, अमोनिया NH4 होता है, ठीक है। ये क्या है? ये यौगिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमोनिया क्या हो जाएगा मेरे भाई? यौगिक हो जाएगा, ठीक है। NH4 संकेत होता है, सूत्र होता है इसका, रासायनिक सूत्र NH4 होता है, आप नोट डाउन कर लोगे। लेकिन वायु जो होता है, वायु में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और अतिरिक्त और सारे गैस रहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या पूछा है? अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध कौन होता है? जिसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जिसमें बहुत सारे पदार्थ मिलावट होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलो, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? हवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O, हमने आपको बताया ये तत्व है, ठीक है। और कौन सा तत्व है? यहाँ पे ऑक्सीजन ही एक ऑप्शन में है ना, तो यही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक कौन है? देखो, नमक, नमक NaCl को ही नमक कहते हैं, ये बात आप याद रखें। NaCl को ही हम क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। तांबा, कॉपर को ही कहते हैं हम तांबा, ठीक है। कॉपर बोलो या तांबा एक ही बात है, ठीक है। कॉपर का संकेत Cu होता है, ऑक्सीजन का O2 या O, ठीक है, संकेत होता है। वायु जो है, वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है मेरा भाई? मिश्रण है, ठीक है। तो नमक क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तत्व नहीं है। आप देखो, तत्व का अगर आपने वर्गीकरण पढ़ा था तो आपको याद होगा, मैं बता दूं क्या पढ़ा था। धातु, एक था अधातु और एक था उपधातु। तो धातु, आप देखो, धातु जो है वो तत्व ही होंगे, अधातु जो है वो भी तत्व होगा, उपधातु जो है वो भी तत्व होगा। इसका मतलब क्या होगा? कोलाइडल जो होगा वो क्या होगा? तत्व नहीं होगा, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलो, अगला क्वेश्चन, यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? आपको पता है, तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, तो इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? अधातु पूछ रहा है तो आपको याद करो, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमने बताया था, ग्रेफाइट हमने बताया था क्या होता है? अधातु है लेकिन विद्युत का क्या करता है? फिर भी ये चालन करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आठवां मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कॉपर, आयरन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, याद करो, जर्मेनियम ने आप मैंने आपको उपधातु में बताया था, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, HW है। आप प्लीज मेरे भाई, आप इसे बनाकर जरूर कमेंट करोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप कमेंट करोगे तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। कोई दिक्कत? तो मैं बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत अच्छे वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सप्ताह में 3 क्लास होते हैं, सप्ताह में 3 क्लास होते हैं, ठीक है। सोमवार को होता है, बुधवार को होता है और शुक्रवार को होता है, ठीक है। ये 3 क्लास होते हैं, ठीक है। और बीच बीच में मैथ की क्लास में ले लिया करता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको टाइम के अभाव की वजह से मैं ऐसे करके शेड्यूल चला रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहां जाके वीडियो एक से देखना स्टार्ट करोगे, आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा मेरे भाई। ऐसा कहीं नहीं कि आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो में लग रहा है कि मतलब अच्छा है, आपके काम के लायक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको वीडियो से कितने फायदे हो रहे, कितने फायदे हो रहे, ठीक है। और या कुछ और कमी लग रही है आपको, तो वो भी आप हमें कमेंट करोगी, तो मैं वो भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो लगेगा कि सर ये भी करवा दो, चाहे वो भी करवा, जो कुछ XYZ जो भी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो थैंक यू वॉरियर, कंटिन्यू पढ़ते रहो, सिलेक्शन टॉपर्स के साथ आप जुड़े रहो। मैं आपको कंटिन्यू अच्छे वे में मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको कंटिन्यू पूरा सिलेबस खत्म करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो धन्यवाद, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।